नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BSOG 173 के लास्ट चैप्टर की बात करेंगे, जहां हमारे चैप्टर का नाम है ज़मीनी स्तर पर पहल। आई होप सो इससे पहले के 13 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। साथ साथ आपके एग्जाम ऑडिटेड तैयारियां भी अच्छी चल रही होंगी। तो यदि आपने मेरे पिछले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिए। इसके अलावा यदि आपको ये लेक्चर समझ में आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर की भी एक छोटी सी प्रस्तावना दी गई है, जहां प्रस्तावना हमें यह बताती है कि पिछली यूनिट्स में हमने क्या पढ़ा था। जहां हम देखिए 12वां 13वां और 14वां चैप्टर एक साथ है। जहां 12वें चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, प्रवास। 13वें चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, आजीविका। और चौथे चैप्टर में हम ये बात कर रहे हैं कि लोग जब प्रवास करते हैं या फिर आजीविका का जब संकट होता है तो सरकार क्या करती है। यानी कि इस चैप्टर में हम कुल मिलाकर ये पढ़ेंगे कि सरकार जमीनी स्तर की समस्याओं को हल करने में क्या प्रयास कर रही है। ऐसे में कुछ संस्थाओं के नाम इस चैप्टर में दिए जाएंगे, जैसे नज़दीक, सेवा, सहयोग, मनरेगा, MSME योजना। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। जब तक अगर वीडियो आप स्किप करते हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चन भी स्किप कर देते हैं। तो देखिए, लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ही विकास शब्द की उत्पत्ति हुई। लेकिन क्या वास्तव में सभी लोगों का विकास हो पा रहा है? जब हम बात कर रहे हैं कि देश विकास कर रहा है, तो क्या वास्तव में देश का जन जन विकास कर पा रहा है? जब हम विकासशील और अविकसित दुनिया के देशों की बात करते हैं तो गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे जैसी समस्याएं आज बड़े पैमाने पर जनसंख्या को घेरे हुए हैं। ऐसे में सरकार और विश्व की सरकारें क्या कर रही हैं, इस बात पर इस चैप्टर में चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समावेशी विकास की, यानी कि सरकार को किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले समावेशी विकास पर। तो समावेशी विकास क्या है? तो देखिए, समावेशी विकास का अर्थ है एक एक व्यक्ति का विकास। विकास की धुरी में कोई छूट ना जाए। इवन पर्यावरण का भी विकास, जीव जंतुओं का भी विकास। समावेशी का मतलब ये भले एक छोटा सा वर्ड हो समावेशी, लेकिन ये अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को समेट कर चलता है। तो ऐसे में शुरुआत में पहले समस्याएं बताई जाएंगी, फिर ये बताई जाएंगी कि उनका निवारण कैसे किया जा सकता है। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन, बहुत बड़े अर्थशास्त्री, ये बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे अमर्त्य सेन। इन्होंने मानव विकास का सिद्धांत दिया है, मानव विकास की परिभाषा दी है। तो अमर्त्य सेन ने यह कहा कि एक देश तेजी से कब विकसित हो सकता है, और अगर एक देश तेजी से विकसित हो भी रहा है तो भी हम अगर उस देश में देखेंगे, हम कहेंगे मान लो भारत बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे हम देखें तो हमें पता क्या दिखाई देगा कि वहाँ पर साक्षरता का स्तर उतना अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा मतलब होता है एवरेज एज कितनी है। इंसान 60 साल जी पा रहा है, 70। पहले लोग 100 साल से ऊपर जी रहे थे, फिर 90 हुआ, 80 हुआ, 70 हुआ, आज 60। तो अमर्त्य सेन ये कह रहे हैं कि एक देश तेजी से विकसित हो सकता है, लेकिन फिर भी साक्षरता के मामले में, यानी कि शिक्षा के मामले में, चिकित्सा के मामले में और जीवन प्रत्याशा के मामले में वो पिछड़ सकता है। अमर्त्य सेन विकास को एक इसी रूप में व्याख्यात करते हैं जो लोगों की मन की आवश्यकताओं को पूरा करने, उनके अधिकारों की बात करने, उनकी क्षमताओं को बढ़ावा देने की बात करते हैं। यानी कि अमर्त्य सेन कहते हैं विकास क्या है? विकास है हमारे अधिकार बढ़े, हमारी क्षमताएं बढ़ें, हम अपने मन के मुताबिक काम कर पाएँ, देश की राष्ट्रीय आय बढ़े। लेकिन देश की आय बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति के अधिकार और व्यक्ति की आय बढ़ाने पर प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा एक समाज के सामाजिक संकेत क्या होते हैं जिसे आगे बढ़ाना चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, पिछड़े वर्गों के लोगों की भागीदारी से तेजी से विकास करे। इसके साथ साथ विकास में और क्या होना चाहिए? आर्थिक सुविधाएं हो, राजनीतिक स्वतंत्रता हो, जो कि पिछले चैप्टर में हमने हर चैप्टर में ये बात करी है। समाज में सभी लोगों को बराबर अवसर मिले, समाज में ट्रांसपेरेंसी हो, भ्रष्टाचार कम से कम हो, लोकतांत्रिक संस्थाएं ज़्यादा से ज़्यादा हों। तो ऐसी हम आशाएं करते हैं देश से, लेकिन क्या वास्तव में आशाएं पूरी हो पाती हैं? बेरोजगारी जैसी समस्या आज बड़े पैमाने पर पूरे विश्व के सामने है। NSSO ने जो सर्वेक्षण किया उससे ये पता चलता है कि 90% से भी ज़्यादा लोग दुनिया में ऐसी नौकरियां करते हैं जो अनियमित हैं, यानी कि आज काम है कल हो या ना हो। तो ये तो सारी समस्याएं हो गई कि गरीबी है, बेरोजगारी है, भूखमरी है,
शोषण है। लेकिन फाइनली बात ये आती है समावेशी विकास फिर क्या है। तो समावेशी विकास का मतलब है जितने भी संसाधन हैं वो प्रत्येक व्यक्ति पर समान रूप से आवंटित हों, प्रत्येक व्यक्ति पर समान रूप से उसकी भागीदारी हो, प्रत्येक व्यक्ति का समान रूप से उसका बंटवारा हो। ऐसे में सामाजिक असमानता ना फैले। तो सामाजिक विकास का मतलब क्या है कि संसाधनों का एक समान आवंटन हो, समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचे, सबकी वृद्धि हो, सबका विकास हो, समाज के निचले स्तर तक उनके जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ हैं वो सब समाप्त हों, नई नई तकनीकें आएँ और सभी लोगों को इसका लाभ मिले। इसके लिए सरकार क्या करती है, सरकार ज़मीनी स्तर पर कुछ कार्यक्रम चलाती है। जिस क्षेत्र में जैसे संसाधन होते हैं उस क्षेत्र में उसी प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा देती है। जैसे किसी जगह पर स्थानीय कच्चा माल बांस है तो उससे रिलेटेड योजनाएं चली जाएंगी। नारियल है उससे रिलेटेड सुपारी, कोको, मसाले, बागान, कटाई, पैकेजिंग, बिक्री। जिस प्रकार के जहाँ पर संसाधन है उसी प्रकार के उद्योगों को लगाने के लिए सरकार वहाँ पर क्या कर रही है, जागरूकता अभियान चला रही है। क्योंकि हम जब देखते हैं ना तो समाज का जो निचला स्तर है, ग्रामीण स्तर है, आदिवासी स्तर है, यही समाज में सबसे पिछड़ा है। उसका कारण ये यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है। इसलिए सरकार बहुत बड़े अमाउंट को अवेयरनेस पर खर्च करती है। एक बात बताइए, प्रदूषण हो रहा है, सबको नहीं पता ये बात, लेकिन प्रदूषण फैला कौन रहा है, हम। अब सरकार इसमें क्या कर लेगी, सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार ने पॉलीथीन बैग बैन कर दिया है, लेकिन पॉलीथीन बैग यूज़ कौन कर रहा है, हम। अब सरकार यहाँ पे आके घर घर खटखटा के चेक तो नहीं करेगी आप पॉलीथीन नहीं यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये काम अवेयरनेस का है। सरकार इसके लिए सामाजिक पहल चला सकती है, सरकार हर जगह ऐड कर सकती है, सरकार पंचायतों को ये काम सौंपेगी कि वो गाँव-गाँव जा जाकर क्या करे, इन जो प्रोडक्ट हैं इनकी समस्याओं को बताएं। तो ऐसे में जब तक समाज अवेयर नहीं होगा, शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं होगा, तब तक शिक्षा अपना काम नहीं कर पाएगी। बिना पढ़े हम पास हो जाएंगे, हमें पता है नहीं किताब में क्या लिखा है, तो क्या हम अवेयर हो जाएंगे। तो सरकार भी जमीनी स्तर पर सामाजिक रूप से समावेशी कार्यक्रम ऐसे चला रही है। वो सरकार क्या कर रही है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इसके लिए बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई जा रही हैं जो बॉटम टू टॉप चले, यानी कि नीचे से ऊपर। यानी कि देखिए हमारा देश में 3 स्तर की सरकारें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायतें। पंचायतें समस्याएं किसे बताएंगी, राज्य सरकार को, राज्य सरकार केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार फंड देगी, केंद्र सरकार का फंड कहाँ जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट अपने फंड में से किसी को देगी, पंचायतों को। तो ऐसे बड़ी संस्थाएं बनाई गई हैं ताकि सभी को एकजुटता से जोड़ा जा सके। नेटवर्किंग सिद्धांत बनाया गया है, स्थानीय संगठनों का समर्थन देने की बात की गई है, अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अवेयरनेस की बात की जा रही है, उनका लगातार परीक्षण किया जा रहा है ताकि वो नई नई तकनीकों को सीख सकें। तो ज़मीनी स्तर पर जो ये पहल की जा रही हैं ये रचनात्मकता को बढ़ावा दे रही है, क्रिएटिविटी को बढ़ावा दे रही है, ताकि खाली समय में भी किसान कुछ कर सके, बेरोजगार व्यक्ति कुछ कर सके। ऐसे में कुछ संस्थानों की यहाँ पर बात की गई है। जो ये चित्र है, इस चित्र के माध्यम से वही वाली बात बताई गई जो मैंने बताया है कि सबसे ऊपर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर कौन है, स्टेट गवर्नमेंट, फिर कौन है, स्थानीय सरकार मतलब पंचायतें। देखिए आपकी किताब में बहुत सारी मिसप्रिंट हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है स्थानीय स्व सरकार, तो राष्ट्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय स्व सरकार। स्थानीय स्व सरकार यानी पंचायतें, ये स्थानीय सरकार भी लिख सकते थे। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है फंड किसको, स्टेट गवर्नमेंट, फिर स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार से ऐसे राज्य सरकार को अपडेट जाएगी, राज्य सरकार से राष्ट्रीय सरकार को। जो अगली बुक की यूनिट्स हैं, जो और सब्जेक्ट है, उसमें हम इस चीज़ पर और विस्तृत चर्चा करेंगे। अब क्या है, आगे चैप्टर में बताया गया कुछ संस्थाओं के बारे में कि सरकार ने कुछ पहल क्या शुरू की गई हैं। तो सरकार क्या कर रही है, यहाँ पर सब आंकड़े दिए हैं, ये सब पढ़ने की जरूरत हमें नहीं है। सरकार क्या कर रही है, बड़े मात्रा में ऐसी महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर ले जा रही है जो महिलाएं बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था में भूमिका अदा कर रही हैं। इसके अलावा जितने भी अकुशल लोग हैं, जितने भी बेरोजगार लोग हैं, चाहे मौसमी बेरोजगारी हो, चाहे वो किसी भी समस्याओं से पीड़ित हों, उन सबके सहकारी संगठनों की बात कर रही है। देखिए समाज जब हाशिए पर जाता है, समाज जब निम्न स्तर पर जाता है, तो सबसे ज़्यादा उसका शिकार महिलाएं होती हैं। तो स्वरोजगार में जो महिलाएं लगी हैं, ये घर में कपड़े बिनती हैं, मिट्टी के बर्तन, बीड़ी, अगरबत्ती, पापड़ बनाती हैं, वस्त्रों को तैयार करती हैं, सूत काटती हैं, धागा बनाती हैं, कढ़ाई का काम करती हैं। इसी प्रकार से कुछ छोटे विक्रेता, फेरी वाले होते हैं जो अपनी गाड़ियों को इधर से उधर ले जाते हैं। तो इन सब के लिए सरकार क्या करे, तो इसके लिए सरकार बड़े बड़े संगठन बनवाती है। बहुत सारी जो NGO है उनको फंड देती है। यहाँ पर लिखा है, यहाँ से शुरू है। जैसे सबसे पहली संस्था है नज़दीक।
देखिए संस्थाएं बहुत सारी हमारे कोर्स में, केवल 4 या 5 हैं। तो सन 2012 में ये संस्था बनाई गई नज़दीक। ये एक आदिवासी संस्था है जो महिलाओं को सशक्त करने के माध्यम से बनाई गई है। ये संस्था असम में बनाई गई है, क्योंकि असम में चाय के बागान है। ऐसे में महिलाओं के शोषण संबंधित बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे केस आते हैं। तो ऐसे में माता और शिशु की देखभाल के लिए, उनके स्वास्थ्य के देखभाल के लिए, उनके क्षेत्रों को जो अतिक्रमण किया जा रहा है उसके लिए ये संस्था काम कर रही है, ये एनजीओ काम कर रही है। और इसने बड़े पैमाने पर रोड मैप भी तैयार किया है और साथ साथ सरकार को समय समय पर ही अपनी रिपोर्ट दे भी रही है। ऐसे में इन्होंने सार्वजनिक सुविधाओं को बढ़ावा देने की बात करी है, अस्पताल और आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की बात करी है, राशन की दुकानों पर सभी लोगों को समान रूप से राशन प्राप्त हो सके उसके लिए बात करी है। तो नज़दीक एक राष्ट्रीय संगठन और एक अंतर्राष्ट्रीय भागीदार यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ के साथ भी मिलकर काम कर रहा है। तो अगर नज़दीक की बात की जाए तो यह असम की क्या है, संस्था है जो आदिवासी महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रही है, माता और शिशु की देखभाल के लिए कार्य कर रही है। 2012 में इसका क्या हुआ है, गठन हुआ है। बिल्कुल ऐसी ही एक और संस्था है सेवा, यानी कि स्वरोजगार महिला संगठन। इसका गठन कब हुआ है, 1972 अहमदाबाद गुजरात में। इसकी स्थापना के बाद तो महिलाओं की संख्या इसमें लगातार बढ़ती गई। हुआ ये था कि यहाँ की बहुत सारी जो महिलाएं थीं वो विभिन्न समस्याओं से पीड़ित थीं। ऐसे में सेवा संस्था की स्थापना की गई। यह संस्था महिलाओं को बड़े पैमाने पर जोड़ती है, उन्हें काम देती है। इस संगठन की सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म और जाति से परे है। इसके सदस्यों की अगर बात करें तो 1/3 मुस्लिम सदस्य हैं इसमें और बहुत सारे हरिजन। काम के अतिरिक्त ये भी देखते हैं कि बैंकिंग सेक्टर की महिलाओं को जानकारी दी जाए, उनके बच्चों की देखभाल, कानूनी मदद और व्यावसायिक निर्देश भी दिए जाएं। छोटे छोटे व्यवसायों को शुरू करने के लिए ऋण भी प्रदान करती है। इसके अलावा बहुत बड़े पैमाने पर लोग इसमें काम करके वेतन प्राप्त करते हैं। तो सेवा के माध्यम से कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर बहुत सारी महिलाओं की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ ऐसी एक और संस्था है सहयोग। 1992 में इसकी स्थापना हुई यूपी में। यह भी महिला स्वास्थ्य और अधिकार संगठन है। इसके सहयोग से लगभग 12,000 गरीब, दलित, मुस्लिम और आदिवासी समुदाय की ग्रामीण महिलाएं जो हैं और जो वहाँ की नेताएं हैं उनसे मिलकर ये संस्था बनी है। और ये संस्था भी जो महिलाओं संबंधी समस्याएं उन्हें दूर करने के लिए प्रयास कर रही है। सबसे बड़ी संस्था मनरेगा संस्था कह रहा हूँ, मनरेगा एक प्रोग्राम है, संस्था नहीं है। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये 2005 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये था कि जो बेरोजगार लोग हैं वो मनरेगा में रजिस्ट्रेशन करवाएं। मनरेगा में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उन्हें साल में 100 दिन काम की गारंटी दी जाएगी। और अगर आपको साल में 100 दिन काम नहीं मिलता तो क्या होगा, आपको 100 दिन का पैसा मिलेगा। यानी काम मिले या ना मिले 100 दिन का पैसा डेफिनेटली आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और वैसे सरकार 15 दिन के अंदर अंदर आपको काम देगी। लॉकडाउन के दौरान बड़े पैमाने पर मनरेगा ने कहीं ना कहीं आर्थिक समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जहां हाल फिलहाल में मनरेगा में जो पर डे की सैलरी थी वही बढ़ावा दी गया है। तो मनरेगा जैसी जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं इससे बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं रोजगार जैसी समस्या हल होती है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि इसमें कमाने वाला बंदा 50,000 1 लाख रुपए कमा लेगा, लेकिन फिर भी मजबूरी है। तो मनरेगा में 15 दिन के अंदर अंदर आपको जॉब मिलेगी। मनरेगा क्या है, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। इसके हिसाब से कितने दिन, 100 दिन रोजगार तो आएगा, तो आप लिख देंगे। इसके साथ सरकार वर्तमान में यहाँ से यहाँ तक ये सब लिखा हुआ है। लिखा भी देखिए, हाल के दिनों में 2022 में कोरोना महामारी के कारण मजदूरों ने जब पलायन किया तो मनरेगा ने एक नए सिरे से रुचि पैदा कर दी, यानी कि बहुत फेमस हुआ मनरेगा। ऐसी MSME योजना, तो MSME मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के बारे में चर्चा की थी। इस योजना के तहत क्या है, छोटे छोटे उद्योग की आप स्थापना कर रहे हैं, उसके लिए सरकार ऋण प्रदान कर रही है, आपको ज़्यादा समस्याएं नहीं आएंगी उद्योग खोलने में। ये एक नौकरी, इसके अलावा MSME संपर्क, ये एक नौकरी पोर्टल है जो 27 जून 2018 को शुरू किया गया था। ऐसी MSME समाधान, तो MSME लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग के लिए 2006 खंड 15 से 24 के विलंबित भुगतान के मुद्दे को संबंधित करने के लिए भुगतान प्रदान करता है। भुगतान में 45 दिनों की अगर देरी होती है तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम के तहत संपर्क करने का विकल्प भी देता है। तो यहाँ पर ये बताया गया ऋण मतलब कैसे प्रदान किया जाता है। तो मेरे हिसाब से इन सब में से केवल मनरेगा आनी चाहिए। ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आई होप सो आपको, जैसे यहाँ देखे लिखा है नज़दीक प्रोग्राम क्या है, ये कब और किसके द्वारा शुरू किया गया है। मेरे हिसाब से इसमें स्वरोजगार महिलाओं की विभिन्न श्रेणियों पर चर्चा कीजिए। तो मेरे हिसाब से यदि क्वेश्चन आते हैं तो इन संस्थाओं में से किसी एक संस्था के बारे में पूछ लेगा आपसे। तो आई होप सो आपको चैप्टर समझ में आया होगा। लगातार कमेंट करके अपनी राय हमें देते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।